Good morning, students. Myself Satish Kalda. First of all, welcomes all of you in my channel Ultimate Science. बेटा आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का चैप्टर 6 जैव प्रक्रम का टॉपिक मनुष्यों में पोषण। बेटा आपने मेरे पिछले वीडियो में पढ़ा देखा था आपने कि उसमें मैंने आपको बताया था कि पोषण जो है वो मेनली दो टाइप का है, सबपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण। सबपोषी मीन्स जो अपना भोजन स्वयं बना सकता है, हरे पौधे जो स्वयं बना सकते हैं, हरे पौधे और नीलहरित शैवाल और साथ में कुछ जीवाणु। और विषमपोषी के हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था वो फर्दर 3 तरह का है, प्राणी संपोषण, दूसरा मैंने आपको बताया था मृतजीवी पोषण और तीसरा मैंने आपको बताया था परजीवी पोषण। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वो सब समझ आ गया होगा। आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक है मनुष्यों में पोषण। यानी कि हमारे अंदर हम जो जीव हैं, पृथ्वी पर हम जीव हैं, चाहे छोटा बच्चा है चाहे बड़ा हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उन सब में पोषण कैसे होते हैं, वो भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, उस भोजन को कैसे ग्रहण करते हैं और वो भोजन उन्हें ऊर्जा कैसे प्रदान करता है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम बात करें हम भोजन क्यों खाते हैं और भोजन से हमें क्या मिलता है। बात यही आती है कि हमें भोजन किस लिए चाहिए, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों है। हम जानते हैं कि भोजन यदि हम शरीर में खाएंगे तो उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। तो पढ़िए बेटा, हम जानते हैं कि सभी सजीव प्राणियों को अपने जैव प्रक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप जानते हैं टोटल जैव प्रक्रम 4 हैं हमारे पास जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे, उसके अलावा भी हैं, जैसे पाचन, दूसरा आपने पढ़ा था कि श्वसन, तीसरा है परिवहन और चौथा है उत्सर्जन। इनके अलावा भी बहुत सारे जैव प्रक्रम हैं। तो जितने भी सजीव प्राणी हैं उन सभी को अपने शरीर के अंदर होने वाले जैव प्रक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा हमें भोजन से ही प्राप्त होती है। इसीलिए हम भोजन खाते हैं और भोजन में बहुत से पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे दूध में प्रोटीन मिलता है, रोटी में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, मक्खन में वसा, सब्जियों और फलों में खनिज लवण आदि। समझ आया बात है बच्चे कि भोजन हम क्यों खाते हैं और भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है। अब बात आती है पाचन क्या है। पाचन को इंग्लिश में बोलते हैं डाइजेशन। तो व्हाट इज डाइजेशन, डाइजेशन है क्या। पाचन वर्ड यदि हम सिंपल बात करें तो पाचन मतलब क्या है, पचाना। ठीक है, क्लियर। अब पाचन होता क्या है, यदि हम साइंस की भाषा में बात करें, किसी जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में तोड़ना। जैसे बेटा आप एक बात बताइए, आप कभी किसी जूस वाली शॉप पे गए, आपने उन्हें बोला कि गाजर का जूस बना दीजिए या मौसमी का जूस बना दीजिए, तो आपने देखा वो अपनी मशीन के अंदर क्या है, गाजर या मौसमी को डालते हैं और दूसरे आउटलेट से क्या निकल के आता है, जूस। तो यानी कि शुरुआत में जो चीज़ डाली वो क्या थी, साइज़ में बड़ी थी, ठीक है, और फिर जब उसमें से मशीन में से पास हुई तो उसके बाद वो किस में बदल गई, छोटी चीज़ें बदल गई, यानी कि उसका रस निकल गया। तो वही सेम केस हमारी बॉडी के अंदर है। हम जो भोजन खाते हैं वो जटिल भोज्य पदार्थ हैं, ठीक है। तो बॉडी के अंदर जाएंगे तो बॉडी के अंदर भी इस तरह की एक मशीन है जिसे बोलते हैं पाचन तंत्र। और वो पाचन तंत्र क्या है, उस जटिल भोज्य पदार्थ को लास्ट में किस में बदल देते हैं, सरल भोज्य पदार्थ यानी कि पाचक रस के रूप में या हमारे पास ये कहेंगे रस के रूप में बदल देते हैं। और इस तरह से वह जटिल भोज्य पदार्थ सरल भोज्य पदार्थ में बदल जाता है और उसके अवशोषण से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो पाचन है क्या, पढ़िए बेटा, किसी जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में तोड़ना और उन सरल पदार्थों को शरीर की कोशिकाओं द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अवशोषण करना। पहली चीज़, जटिल भोज्य पदार्थ सरल भोज्य पदार्थ में टूटेगा और दूसरी चीज़, उस सरल भोज्य पदार्थ को शरीर की कोशिकाएं अवशोषित कर लेंगी। किस लिए करेंगी, क्योंकि उन्हें ऊर्जा मिल सके। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पाचन। इन जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ने के लिए एक विशेष प्रकार से पदार्थ प्रयोग में आते हैं। यानी कि जटिल चीज़ है, जटिल भोज्य पदार्थ है, उसे हमें सरल में तोड़ना है। कॉम्प्लेक्स फूड को हमें किस में तोड़ना है, सिंपल फूड में तोड़ना है। तो हमारे शरीर के अंदर कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, कुछ विशेष प्रकार के रसायन पाए जाते हैं और वो इन्हें तोड़ने का काम करते हैं और उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंजाइम या फिर क्या बोलते हैं, जैव उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं उन्हें, एंजाइम या फिर जैव उत्प्रेरक, जिन्हें एंजाइम या जैव उत्प्रेरक कहते हैं। जैव उत्प्रेरक, जैव वर्ड जो है हमेशा लिविंग के लिए आएगा, यानी कि सजीव प्राणियों के लिए, और हम यहाँ वर्ड यूज़ करते हैं बायो। और उत्प्रेरक क्या होता है, कैटालिस्ट। क्या होता है, कैटालिस्ट। तो जैव उत्प्रेरक क्या होंगे,
जो एक रासायनिक समीकरण की गति को तेज करते हैं। इसका ना हमारे शरीर के अंदर भी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, तो जो पदार्थ उनकी स्पीड को बढ़ा रहे हैं उन्हें क्या बोलते हैं, जैव उत्प्रेरक, और इसी का दूसरा नाम क्या है, एंजाइम। उदाहरण है एमिलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज आदि। ठीक है, क्लियर बच्चे। अब तक मैंने दो चीज़ें आपको बताई। एक तो पहली बात हम भोजन क्यों खाते हैं, दूसरी बात मैंने बताई भोजन से हमें मिलता ही क्या है, और तीसरी बात पाचन होता क्या है। अब मैंने अभी आपको बताया कि हमारे शरीर में भी एक मशीन है, हमारे शरीर में मशीन है, और उस मशीन का नाम क्या है, पाचन तंत्र, और वो हमारे भोजन को पचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हम पढ़ेंगे कि मनुष्य में पोषण होता ही किस प्रकार से है, या मनुष्य के पाचन तंत्र के पूर्ण वर्णन पढ़ेंगे। अब जरा देखिएगा बेटा, सबसे पहले बात करके चलते हैं मानव में पोषण। यदि मैं मानव में पोषण की बात करता हूँ तो बेटा मानव में पोषण जो है वो 5 चरणों में पूरा होता है। पोषण को बोलते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। तो मानव में पोषण 5 चरणों में पूरा होता है। सबसे पहला चरण है अंतर्ग्रहण। नाम से पता चल रहा है अंतर्ग्रहण मीन हम अपने शरीर के अंदर कोई चीज़ लेके जाएंगे, भोज्य पदार्थों को लेके जाएंगे, और इसको हम दूसरा नाम क्या होता है, इंजेशन। क्या होता है, सही, इंजेशन। दूसरा है पाचन। दूसरा स्टेप क्या है हमारे पास, पाचन। पाचन मीन जो हमने भोज्य पदार्थ हमारे शरीर के अंदर लेके गए, जटिल भोज्य पदार्थ, वो सरल भोज्य पदार्थों में टूटेगा, उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, पाचन। तीसरा है अवशोषण। अब जो सरल भोज्य पदार्थ हैं उनको हमारी कोशिकाएं अवशोषित करेंगी, और इसका दूसरा नाम क्या है, अब्जॉर्प्शन। क्या नाम है, अब्जॉर्प्शन। तीसरा है, चौथा स्टेप, स्वांगीकरण। अब वो सरल भोज्य पदार्थ कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित हो गया, और अवशोषित होने के बाद उसने शरीर को ऊर्जा प्रदान करनी है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण। और पांचवा स्टेप, स्वांगीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं एसिमिलेशन। और पांचवा स्टेप है बहिक्षेपण। बहिक्षेपण को इजेशन बोलते हैं। इजेशन का मतलब, जैसे हमने देखा जूस की मशीन के अंदर से एक तरह से जूस निकल गया, तो दूसरी तरफ से वेस्ट क्या निकलता है, उसका जूस का गुदा आदि निकलता है, या हमारे पास ये कहें जो खाली छिलक वगैरह निकलते हैं वो सब भी, तो उन सबको शरीर बाहर निकालता है, वो मशीन बाहर निकालती है। इसी तरह से जो हमारी बॉडी से बिना पचा हुआ भोजन है वो शरीर से मल मूत्र के रूप में बाहर निकलेगा, और उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इजेशन, यानी कि बहिक्षेपण। अब देखिए बेटा, मनुष्य में भोजन के पोषण के लिए एक 9 मीटर लंबी विस्तृत नली होती है, जिसे आहार नली या एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। देखिए बेटा, मनुष्य में जो पाचन तंत्र है वो मुंह से स्टार्ट होगा और गुदा तक जाएगा। तो यहाँ एक पूरी 9 मीटर लंबी एक नली होती है, एक नली नुमा संरचना होती है। उसके अंदर और बहुत सारी संरचनाएं, वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो उस 9 मीटर लंबी नली को हम क्या बोलते हैं, आहार नाल, या फिर क्या बोलते हैं उसे, एलिमेंट्री कैनाल। मनुष्य में पोषण के 5 चरण इसी आहार नली में ही पूरे होते हैं। इस आहार नली के मुख्य भाग क्रमानुसार निम्न है, यानी कि मुंह से लेकर गुदा तक कौन कौन से भाग के, पहले मैं यहाँ भाग बता रहा हूँ फिर उनके कार्य बताऊँगा। सबसे पहला है मुख गुहा। मुख गुहा यानी कि मुंह के अंदर का एरिया। तो इसमें 3 भाग होंगे, मुंह, दांत और जीवा। उससे अगला भाग है ग्रसिका, फिर है अमाशय, ठीक है। फिर है शुद्रांत्र। शुद्रांत्र का दूसरा नाम क्या है, छोटी आंत। फिर है बहिदांत्र, उसका नाम है बड़ी आंत। और सबसे लास्ट में क्या है, गुदा। तो आहार नाल के मुख्य भाग बताए मैंने पहले, मुख गुहा, उसके अंदर मुंह, दांत और जीवा, उसका ग्रसिका, फिर आमाशय, फिर शुद्रांत्र। शुद्रांत्र को क्या बोलते हैं, छोटी आंत। फिर बहिदांत्र, बड़ी आंत, और उसके बाद गुदा। ये सभी भाग पोषण के चरणों से किस प्रकार संबंधित हैं, इसका उल्लेख निम्न है। अब हम ये बताएंगे कि मुंह से लेके गुदा तक जो मैंने अभी भाग बताए आहार नाल के, ये मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया से किस प्रकार संबंधित है। आगे देखिएगा बेटा। अब देखिएगा बच्चे, ये मैं चित्र दिखा रहा हूँ मानव पाचन तंत्र का, यही कहीं आहार नाल का। अब ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था मुंह। क्या मैंने बताया था बेटा आपको, मुंह। 1 मिनट, देखिए कुछ। सबसे पहला भाग है मुंह। भोजन पदार्थ मुंह से लिया क्या, ठीक है। मुंह के बाद अंदर ही क्या आ जाते हैं हमारे पास, दांत, और फिर क्या आ गया, जीवा। दांत और जीवा है, ठीक है। उसके बाद मुंह से भोजन जा रहा है ग्रसिका में, ये ग्रसिका होगी, ये पाइप जैसी संरचना। ग्रसिका से भोजन जाता है अमाशय में, अमाशय को पेट भी बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। अमाशय के बाद वो कहाँ जा रहा है, शुद्रांत्र यानी कि छोटी आंत में। ये देखिए छोटी आंत में जा रहा है। अब तक समझ आ गया। सबसे पहले मुंह, मुंह के अंदर दांत और जीवा। उसके बाद क्या है, ग्रसिका, फूड पाइप जिसे बोल देते हैं।
ग्रसिका से जाएगा अमाशय में। अमाशय क्या होता है? पेट हमारा। और उसके बाद क्षुद्रांत्र, छोटी आंत। ठीक, अभी आगे देखिए। क्षुद्रांत्र के बाद उसके बाद कहाँ जाएगा? ये बृहदांत्र। बृहदांत्र को बोलते हैं बड़ी आंत। और सबसे लास्ट में गुदा द्वार के थ्रू हमारी बॉडी से शरीर में से बाहर निकल जाएगा। इसके अलावा इसमें और बहुत से भाग आप देख रहे हैं। एक है यकृत, बहुत इंपॉर्टेंट भाग आएगा। यकृत क्या है? हमारे अमाशय के आसपास, हमारी छोटी आंत के पास और अमाशय और छोटी आंत के आसपास का एक स्पेशल तरह, एक विशेष तरह की ग्रंथि होती है जिसमें से रस निकलता है। ठीक है। और एक दूसरी ग्रंथि है अग्न्याशय। दूसरी ग्रंथि कौन सी है? अग्न्याशय। अग्न्याशय यदि हम देखें तो ये हमारे पास ये है अग्न्याशय, यहाँ बीच में। तो अग्न्याशय क्या है? एक पत्नीनुमा संरचना होती है, ये भी एक ग्रंथि है, इसमें से भी रस निकलता है। और इस रस में यकृत और अग्न्याशय, इन दोनों से जो रस निकलता है उस रस में कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम मैंने अभी बताया जैव उत्प्रेरक, जो भोजन की प्राचीन प्रक्रिया में सहायक होते हैं। क्लियर? तो दोबारा देख सकते हैं डायग्राम को, एक बार दोबारा देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले मुंह, फिर ग्रसिका, और फिर उसके बाद क्या होगा? अमाशय। अमाशय के बाद क्षुद्रांत्र, छोटी आंत, उसके बाद बृहदांत्र और गुदा। अमाशय के चारों तरफ और छोटी आंत के चारों तरफ ये दो प्रकार की मेन ग्रंथि हैं। सबसे पहले कौन सी है? यकृत। और दूसरी कौन सी है? अग्न्याशय। यकृत से पित्तरस निकलता है और वो पित्तरस पित्ताशय में इकट्ठा होगा। यहाँ पित्ताशय भी देख रहे हैं। ठीक है। और एक हमारे पास डायाफ्राम होता है, ये हमारी छाती के नीचे, फेफड़ों के नीचे है। ये श्वसन से संबंधित है, इसलिए हम इसे श्वसन तंत्र में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। यह है मनुष्य में पाचन तंत्र। अब हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वन बाय वन कि हमारे पास भोजन की पाचन प्रक्रिया कैसे होगी। अब बात आती है सबसे पहले पोषण के चरण। पोषण के चरण, अब पोषण कितने चरणों में हो रहा है? जैसे अभी मैंने बताया था, मनुष्य में पोषण 5 चरणों में होता है, 5 स्टेप में। सबसे पहले स्टेप का नाम क्या है? अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण, जिसका मतलब क्या हो गया? अंदर ग्रहण करना, यानी कि भोज्य पदार्थ को शरीर के अंदर लेके जाना। इसको इंजेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है। इंजेक्शन इंसर्ट से बना, इंसर्ट में डालना। तो इस चरण में भोजन को मुंह या मुख गुहा को बोलते हैं बक्कल कैविटी, क्या बोलते हैं उसे? बक्कल कैविटी में लाया जाता है। मुख गुहा में दांत भोजन को चबाकर छोटे छोटे कणों में बदल देते हैं। यानी कि हमने क्या किया? सबसे पहले भोजन जो खाया, वो खाया हुआ भोजन हमारे कहाँ आएगा? मुंह के अंदर। जो ये खाली जगह है, जो हम यदि देखते हैं कि मुंह खोलते हैं तो हमारे मुंह के अंदर जो खाली स्पेस दिखता है उसको क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी, या बोलते हैं मुख गुहा। पहले भोजन मुख गुहा के अंदर जाएगा और जैसे मुख गुहा के अंदर प्रवेश करेगा, सबसे पहले उस भोजन को दांतों के द्वारा छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाएगा, चबाकर उसे छोटे पीसेस में बदल दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं अंतर्ग्रहण। अब सेकंड है पाचन। अब भोजन का पाचन जो है बेटा, भोजन का जो पाचन है वो मुख गुहा में ही स्टार्ट हो जाता है और आगे अलग अलग स्थानों पर इसका भोजन का पाचन चलता रहता है। हम जानते हैं कि आहार का स्तर बहुत कोमल होता है, अतः भोजन को गीला करना बहुत आवश्यक है। अब हम जानते हैं कि भोजन को एक नलीनुमा संरचनाओं में से आगे बढ़ना है, तो उस भोजन को गीला करना आवश्यक है। तो गीला करने के लिए क्या है? इसे गीला करने के लिए हमारे मुंह में कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं और इन ग्रंथियों को हम क्या बोलते हैं? लार ग्रंथि। क्या बोलते हैं? लार ग्रंथि। ठीक है। इस लार ग्रंथियों में से एक विशेष प्रकार का रस निकलता है और इस रस को क्या बोला जाता है? लाला रस। क्या बोलते हैं इसे? लाला रस। लाला रस बोल देते हैं या लार। हम जानते हैं मुंह के अंदर हमारे को जो लार या थूक आती है वो ये वही लार ग्रंथियों से निकलने वाला रस है। इस लाला रस या लार में एक विशेष प्रकार का एंजाइम लार एमिलेज पाया जाता है। अब हमें यहाँ याद रखना है कि पाचन तंत्र में हमारे पास किस ग्रंथि से कौन सा एंजाइम निकल रहा है और वो एंजाइम किस जटिल भोज्य पदार्थ को तोड़ रहा है और किस सरल पदार्थ में बदल रहा है। ये ध्यान रखिएगा, इसे अपनी कॉपीज में साथ साथ भी नोट कर सकते हैं कि हमारे पाचन तंत्र में किस ग्रंथि से कौन सा एंजाइम निकल रहा है। दूसरी बात, वो एंजाइम किस जटिल भोज्य पदार्थ को तोड़ रहा है। और तीसरी बात, वो किस जटिल भोज्य पदार्थ को तोड़ रहा है ये तो बात होगी, लेकिन उसे किस सरल पदार्थ में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि उसे बदल रहा है। हमें ये सब याद रखना है और नोट करते जाना है। तो लार ग्रंथि में मैंने अभी आपको बताया एक विशेष प्रकार का एंजाइम लार एमिलेज होता है। यह एंजाइम क्या करता है? मंड के जटिल अणुओं को सरल शर्करा अणुओं में तोड़ता है। यानी कि मंड क्या होता है? स्टार्च।
तो स्टार्च के जटिल अणुओं को या कार्बोहाइड्रेट्स के जटिल अणुओं को सरल शर्करा अणुओं में तोड़ देता है, यानी कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। भोजन को चबाने के दौरान पेशेजीवा, अब हम जानते हैं दांतों के बाद भोजन जब छोटे पीस में टूट गया तो लार एमिलेज ने क्या करा, लार एमिलेज नाम के एंजाइम ने जटिल जो है हमारे पास हम ये कहें मंड के जटिल अणुओं को कैसे बदल दिया, उसने सरल शर्करा अणुओं में बदल दिया। और उसके बाद क्या करेगा, उस भोजन को लार के साथ अच्छी तरह मिक्स करने के लिए क्या यूज़ होगी, हमारी पेशेजीवा यानी कि जीभ। भोजन को चबाने के दौरान पेशेजीवा भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिला देती है। यहाँ पर बक्कल कैविटी के अंदर मुख, मुख गुहा, दांत और जीवा, इनके ये रोल हैं। अब यहाँ से भोजन पाचन होने के बाद, यानी कि यहाँ पर चबाने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गया दांतों के द्वारा, और उसके बाद लार एमिलेज ने हमारे पास क्या करा है, मंड के अणुओं को सरल शर्करा अणुओं में बदल दिया, और उसके बाद जीवा ने क्या करा, भोजन को लार के साथ मिक्स कर दिया, और उसके बाद वो भोजन वहाँ से आगे कहाँ मूव करेगा, हमारे पास फूड पाइप में। फूड पाइप जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रसिका। डायग्राम में आपको दोबारा बता देता हूँ, यहाँ देख सकते हैं। मुँह से चलने के बाद भोजन कहाँ क्या है हमारे पास, ग्रसिका। कहाँ क्या है, ग्रसिका। अब जरा देखिएगा बेटा, ग्रसिका, इसका दूसरा नाम है इसोफेगस, OESOPHAGUS। इसोफेगस बोलते हैं या फूड पाइप। यह भोजन को मुंह से अमाशय तक ले जाने वाली एक नली जैसी संरचना है, यानी कि इसने क्या करा, मुंह और अमाशय इन दोनों को आपस में जोड़ा। ठीक है, भोजन को इस नली में से होकर अमाशय तक पहुंचने वाली गति को, भोजन इस नली में से निकलेगा, कैसे जाएगा, मुंह से लेके जाएगा और कहाँ तक जाएगा, अमाशय तक। और उस गति को क्या बोलते हैं, क्रमाकुंचन गति, या बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब बात करता हूँ बेटा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या क्रमाकुंचन गति कैसे होती है। आपने कई बार किसी केंचुए को एक जगह से दूसरी जगह तक चलते देखा होगा। तो केंचुआ क्या है, एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे बढ़ना होता है, तो वो जमीन से अपना संपर्क नहीं छोड़ता, अपनी बॉडी को बीच में से उठाता है और फिर वो आगे मूव करता है। ठीक है, तो उस गति को हम क्या बोलते हैं, क्रमाकुंचन गति। तो भोजन भी मुंह से लेके अमाशय तक जब इस नली में से गुजरता है तो वो क्रमाकुंचन गति यानी कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा ही मूव करता है। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अब अगला भाग क्या है, अमाशय। सबसे मेन रोल अमाशय का है स्टमक। अमाशय को दूसरा नाम क्या है, स्टमक, STOMACH। यह एक वृहत अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है। वृहत मीन बड़ा अंग है। हमारे पाचन तंत्र का यदि हम बात करें साइज वाइज, एरिया वाइज यदि देखें तो ये सबसे बड़ा अंग है। अमाशय की पेशीय भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। अब अमाशय के अंदर की तरफ में मांसपेशियों की बनी हुई भित्ति होती है, यानी कि जो दीवारें हैं वो मांसपेशियों के हैं, और वो भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती हैं। मैंने आपको ये बताया था, कई जहाँ पर अंगों के अंदर एक ग्रंथि है, कई पर एक से ज़्यादा ग्रंथि है। हमें याद रखना है फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रंथि से कौन से एंजाइम बन निकल रहे हैं, दूसरी बात वो किन जटिल अणुओं पर प्रक्रिया कर रहे हैं और उसे किन सरल पदार्थों में बदल रहे हैं, ये तीनों याद रखना है। तो अमाशय की भित्ति में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। अमाशय का दूसरा नाम जठर भी है। ठीक है, तो अमाशय की भित्ति में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इन जठर ग्रंथियों से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, HCl, एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा, 3 चीज़ों का स्रावन होता है। तो याद रखिएगा जठर ग्रंथियों से क्या निकलता है, जठर रस। उसमें 3 प्रकार के पदार्थ मिलते हैं, एक है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा है प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन, और तीसरा है श्लेष्मा। अब HCl क्या करता है, HCl एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक है। ठीक है, हमारे को जब भोजन आया है तो उसके लिए हमें भोजन के पाचन करने के लिए हमारे को एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, अम्लीय होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए, और क्योंकि पेप्सिन एंजाइम को क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता है, तो HCl उस माध्यम को तैयार करता है। दूसरा पेप्सिन एंजाइम, अभी हमने पढ़ा, ऊपर क्या पढ़ा है, प्रोटीन पाचक एंजाइम। क्या पढ़ा इसे, प्रोटीन पाचक एंजाइम। इसका मतलब पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा। क्या करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा, यानी कि प्रोटीन को सरल पदार्थों में कन्वर्ट करेगा, उसमें बदलेगा। तो देखिए बेटा, पेप्सिन एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन को तोड़ता है, और श्लेष्मा क्या करता है। अब हम जानते हैं जब HCl बन रहा है, HCl क्या है, एक अम्ल है, यानी कि अम्लीय माध्यम तैयार हो रहा है। तो अम्ल हमारे लिए यदि हमारी बॉडी के अंदर एक निश्चित लेवल तक है तो ठीक है, लेकिन यदि उससे ज़्यादा है तो वो हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकता है।
तो श्लेष्मा क्या करता है, अमाशय के आंतरिक अस्तर की यानी कि अंदर की सरफेस की अमल से रक्षा करता है। क्लियर हो गया। अमाशय से भोजन कहाँ जाएगा, क्षुद्रांत्र या छोटी आंत में प्रवेश करता है। अब याद रखिएगा, अमाशय के अंदर कौन से ग्रंथि पाई गई, जठर ग्रंथि। उसमें कौन कौन से रस पाए गए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रोटीन पाचक एंजाइम और साथ में श्लेष्मा। ये जठर रस में पाए जाते हैं। ये 3 प्रकार के पदार्थ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रोटीन पाचक एंजाइम, पेप्सिन, श्लेष्मा। HCl ने क्या करा, हमारे पास प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन के लिए अम्लीय माध्यम को तैयार किया। पेप्सिन ने क्या करा, भोजन में प्रोटीन को पचाया। और श्लेष्मा ने क्या करा, अमाशय के आंतरिक अस्तर की अमल से रक्षा की। क्लियर। अगला है हमारे पास क्षुद्रांत्र या छोटी आंत। अब यह है क्या है, क्षुद्रांत्र या छोटी आंत है क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं इसे, स्मॉल इंटेस्टाइन। यह अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होती है, यानी कि बीच में बैरियर टाइप में होता है, भोजन को बीच में रुकना पड़ता है। यह मतलब पहले भोजन जब अमाशय से यहाँ आ रहा है तो ये बीच में चाहे तो भोजन को रोक सकती है। ठीक है। यह आहार नल का सबसे लंबा भाग है और बहुत कुंडलित होता है। जरा देखिएगा हमारे पास डायग्राम में, देखिएगा बच्चे, ये आपके सामने है। जो बीच में ये हमारे पास बीच में देखेंगे, ये सारा जो मैं दिखा रहा हूँ अंदर की तरफ में, तो ये सारी क्या है, कुंडलित है। जैसे सांप जो है अपनी बॉडी को कुंडली मार के बैठता है, उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर एक बहुत लंबी नली है और ये कुंडलित होती है, यानी कि कुंडलियों के रूप में होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्षुद्रांत्र या छोटी आंत। क्लियर। अब देखिए, यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है तथा बहुत कुंडलित है। विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत्र की लंबाई अलग अलग होती है। अब किसी जीव में क्षुद्रांत्र की लंबाई कम होगी, किसी जीव में ज़्यादा, यानी कि क्षुद्रांत्र किसी जीव में छोटी होगी, किसी जीव में बड़ी होगी। तब किन में छोटी होती है और किन में बड़ी होती है और किस रीज़न से। पढ़िए बेटा, घास खाने वाले शाकाहारी जीवों को सेलुलोज का पाचन करना होता है। जितने भी हिरन हैं, गायें हैं, भैंस हैं, ये सभी जो हैं घास खाते हैं, तो इनको भोजन का पाचन करने के लिए, क्योंकि इस सब पदार्थों में क्या होता है, घास आदि में क्या होता है, सेलुलोज, तो उसका पाचन करने के लिए उनका पाचन डिफिकल्ट होता है, तो उनका पाचन करने के लिए इनके अंदर क्षुद्रांत्र की लंबाई अधिक होती है। ठीक है। तो घास खाने वाले शाकाहारी जीवों को सेलुलोज के पाचन के लिए लंबी क्षुद्रांत्र की आवश्यकता होती है तथा मांस का पाचन सरल होता है। इसलिए जितने भी मांसाहारी हैं, शेर, चीता आदि हैं, उनकी क्षुद्रांत्र छोटी होती है तथा घास खाने वाले जीवों की क्षुद्रांत्र बड़ी होती है। अब क्षुद्रांत्र क्या करती है, यह क्षुद्रांत्र में किस चीज़ का पाचन होगा। क्षुद्रांत्र कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। यानी कि इसमें 3 चीज़ों का पाचन होगा, यानी कि 3 पदार्थ सरल में कन्वर्ट होंगे। पहला क्या है, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन तथा तीसरा क्या है, वसा। इनका पूर्ण पाचन का स्थल है। इस कार्य के लिए इसके दोनों ओर 2 मुख्य ग्रंथियाँ, यकृत जिसे क्या बोलते हैं लीवर, और दूसरा क्या है, अग्नाशय। अग्नाशय क्या होता है, पैंक्रियाज, पाई जाती हैं। स्टमक के बाद क्षुद्रांत्र के दोनों तरफ 2 मुख्य ग्रंथियाँ, पहली कौन सी है, यकृत, और दूसरी कौन सी है, अग्नाशय। अब यकृत या लीवर, इस ग्रंथि से पित्त रस का स्रावन होता है। देखिए बेटा, हर ग्रंथि से एक रस निकलेगा और उस रस का एक स्पेशल नाम होगा। जैसे मैंने बताया था लार ग्रंथि, उनसे निकलने वाला रस लाला रस। फिर मैंने बताया था जठर ग्रंथि, उससे निकलने वाला रस जठर रस। अब यकृत से निकलने वाला रस का नाम क्या है, पित्त रस। और उसी रस में क्या है, एंजाइम पाए जाते हैं। आगे अग्नाशय के बारे में पढ़ेगा, उसमें अग्नाशयिक रस। अब बात करें यकृत, इस लीवर जिसे बोलते हैं, इस ग्रंथि से पित्त रस का स्रावन होता है। इस पित्त रस में पित्त लवण पाए जाते हैं और पित्त लवण क्या करते हैं, वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में खंडित करते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो वसा जा रहा है वो बड़ी बड़ी गोलियों के रूप में है, उसको छोटी गोलियों में कन्वर्ट करना जरूरी है, उसे तोड़ना जरूरी है। तो वो कौन काम करेगा, उसे कौन तोड़ेगा, पित्त रस में पाए जाने वाले पित्त लवण। और यह अमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने में सहायक है। देखिए बेटा, जब भोजन ग्रसिका से अमाशय में गया था तो भोजन कैसा होना चाहिए, अम्लीय, क्योंकि प्रोटीन का पाचन होना था पेप्सिन एंजाइम की क्रिया के लिए, तो HCl ने उसे अम्लीय बनाया था। अब उस भोजन को जब अमाशय से क्षुद्रांत्र में आया है तो अब भोजन कैसा होना चाहिए, क्षारीय। कैसा होना चाहिए, क्षारीय। तो ये क्षारीय कौन बनाएगा, हमारे पास वही पित्तरस या पित्त लवण। तो यह अमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय में बनाने में सहायक है। ठीक है, क्लियर। अब अगला है अग्नाशय। अग्नाशय को हम क्या बोलते हैं, अग्नाशय से एक रस निकलता है। अग्नाशय का नाम क्या हो गया, पैंक्रियाज। और उस ग्रंथि से भी एक रस निकलेगा, उसका नाम क्या है, अग्नाशय रस।
इस ग्रंथि से अग्नाशयिक रस का स्रावन होता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है तथा वसा के पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम। याद रखिएगा, अग्नाशय से जो रस निकला उसका नाम क्या है? अग्नाशयिक रस। उसमें दो तरह के एंजाइम हैं, एक तो प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन सा है? ट्रिप्सिन, और वसा को पाचन करने के लिए कौन सा है? लाइपेज एंजाइम। ठीक है। शुद्रांत्र की भित्ति में भी कुछ ग्रंथियाँ होती हैं जो आंत रस का स्रावन करती है। अब शुद्रांत्र की भित्ति में भी कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियाँ हैं, उनसे भी एक रस निकलता है, उसे क्या होता है? आंतरस। इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में क्या करता है? प्रोटीन जो है, प्रोटीन को लास्ट में शुद्रांत्र की भित्ति में जो रस निकल रहा है वो आंतरस, उसमें जो उपस्थित एंजाइम है वो क्या कर रहे हैं? प्रोटीन को अमीनोमल में बदल रहे हैं। लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में प्रोटीन किससे बदल देगा? अमीनोमल में। जटिल कार्बोहाइड्रेट को किससे बदल देंगे? ग्लूकोज में। और वसा को किससे बदल देंगे? वसा, अम्ल और ग्लिसरॉल में। ठीक है, क्लियर? ये शुद्रांत्र के पोर्शन को हमें बड़े अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इसमें बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, शुद्रांत्र के अंदर मैंने आपको बताया है हमारे पास क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल। मेन पॉइंट्स में दोबारा बताता हूँ। इसमें दो ग्रंथियाँ हैं, पहले कौन सी है? यकृत, दूसरी कौन सी है? अग्नाशय। यकृत से क्या निकलेगा? पित्तरस। पित्तरस में क्या पाए जाएंगे? पित्तलवन। पित्तलवन क्या करेंगे? वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में बदलेंगी। ठीक है। और मैं मेन पॉइंट बता रहा हूँ। अग्नाशय से कौन सा रस निकलेगा? अग्नाशयिक रस। उसमें कौन से दो एंजाइम होंगे? प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम, वसा के पाचन के लिए क्या होगा? लाइपेज एंजाइम। शुद्रांत्र की भित्ति में भी एक रस होगा, उसे क्या बोलते हैं? आंतरस। उसमें उपस्थित एंजाइम लास्ट में क्या करेंगे? मैंने आपको बताया था, क्योंकि शुद्रांत्र में किस चीज़ का पाचन होना है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। तो वो कार्बोहाइड्रेट को किससे बदल देंगे? ग्लूकोज में। प्रोटीन को किससे बदल देंगे? अमीनोमल में। और वसा को किससे बदलेंगे? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। क्लियर? ये सारा है। एक बार डायग्राम में बता देता हूँ। ग्रंथियाँ आपके सामने, शुद्रांत्र के चारों तरफ जो ग्रंथि है ये देख सकते हैं। ये जो हमारे पास ये दिख रहा है ब्राउन सी, दिख रही है ये ब्राउन वाली, ये क्या है हमारे पास? यकृत। और उसके बाद ये लीफ जैसी दिख रही है, ये लीफ जैसी, ये जो है ये क्या है हमारे पास? अग्नाशय। क्या है हमारे पास? अग्नाशय। मेन ये दो ग्रंथियां हैं हमारी बॉडी के अंदर। अब हम आते हैं शुद्रांत्र के बाद भोजन कहाँ जा रहा है आपके सामने। शुद्रांत्र के बाद भोजन एंटर करेगा हमारे पास बृहदांत्र, या जिसे बोलते हैं बड़ी आंत। अब यहाँ हमारा थर्ड स्टेप शुरू हो जाता है, भोजन का अवशोषण, जिसे हमने बोला था अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। और दूसरा क्या है? भोजन का स्वांगीकरण, उसे बोलते हैं असिमिलेशन ऑफ फूड। शुद्रांत्र के आंतरिक स्तर पर कुछ अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं। जैसे आपने पढ़ा था बेटा, हमारे पास अमीबा में स्यूडोपोडिया थे, वैसे ही शुद्रांत्र के आंतरिक स्तर पर, अंदर के सरफेस पर, अंदर की सतह पर कुछ उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? दीर्घरोम कहा जाता है, विलाई। दीर्घरोम का दूसरा नाम क्या है? विलाई। इन दीर्घरोमों में रुधिर वाहिकाएं भी पाई जाती है, यानी कि इनके अंदर क्या है? ब्लड वेसल्स हैं, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाती हैं। यानी कि क्या होगा हमारे पास? हमारे पास क्या करें? शुद्रांत्र के अंदर ही हो रहा है अभी ये अब्जॉर्प्शन का काम भी, यानी कि भोजन का अवशोषण शुद्रांत्र के अंदर ही हो रहा है। अभी बृहदांत्र में हम नहीं पहुंचे। तो शुद्रांत्र के अंदर हमारे पास क्या है? दीर्घरोम पाए जा रहे हैं। दीर्घरोम में क्या है? रुधिर वाहिकाएं। और इनका काम क्या है? भोजन को अवशोषित करके उस भोजन को, अवशोषित भोजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना। जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। और वहाँ इस पाचित भोजन का उपयोग अब शुरू हो जाएगा। जब भोजन वहाँ पर पहुँच गया तो वो भोजन प्रत्येक कोशिका के पास पहुँच गया अवशोषण होने के बाद, तो उसमें से हमें ऊर्जा प्राप्त करनी है। शरीर की प्रत्येक कोशिका ऊर्जा प्राप्त करेगी, तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं? स्वांगीकरण। तो वहाँ इस पाचित भोजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने और किस काम के लिए होगा? नए ऊतकों के निर्माण तथा पुराने ऊतकों की मरम्मत में होता है। तो हम जानते हैं हमारा शरीर सबसे सरल इकाई कोशिका है, और कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? ऊतक। और हमारे शरीर में ऊतक, नए ऊतक बनते रहते हैं और पुराने ऊतक टूटते रहते हैं। तो इन सभी प्रक्रिया में भोजन ही हमें ऊर्जा प्रदान करेगा, और ये पाचित भोजन के उपयोग द्वारा ही ये कार्य हो पाएगा। और इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण। तो यानी कि शुद्रांत्र के अंदर ही क्या होगा? अवशोषण, कि भोजन का अवशोषण। अवशोषण कौन करेगा? दीर्घरोम। दीर्घरोम में भी क्या पाई जाएंगी? रुधिर वाहिकाएं। और वो क्या करेंगी? भोजन को
पाचित भोजन को क्या है, शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाएंगी। उसके बाद क्या होगा, भोजन का स्वांगीकरण। वहाँ क्या होगा, उस पाचित भोजन को, जो अवशोषित भोजन शरीर की कोशिकाओं तक पहुँचा है, उससे क्या करेंगे, वे ऊर्जा प्राप्त करेंगे और क्या करेंगे, पुराने ऊतकों की मुरम्मत और नए ऊतकों का निर्माण। और उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, स्वांगीकरण, जिसे क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। अब हमारे पास आ गया है बृहदांत्र। बृहदांत्र जैसे शुद्धांत्र था, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, छोटी आंत। बृहदांत्र को क्या बोलते हैं, बड़ी आंत। बड़ी को बोलते हैं लार्ज और आंत को बोलते हैं इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। बिना पचा हुआ भोजन शुद्धांत्र से बृहदांत्र में प्रवेश करता है। अब यहाँ तक पाचन का कार्य हमारा कंप्लीट हो गया, अवशोषण भी हो गया, स्वांगीकरण भी। अब जो बिना पचा हुआ भोजन है वो शुद्धांत्र से कहाँ प्रवेश करेगा, बृहदांत्र में। और बृहदांत्र में भी शुद्धांत्र की तरह दीर्घरोम पाए जाते हैं, जो कि इस बिना पचे हुए भोजन में से जल का अवशोषण कर लेते हैं। अब जो बिना पचा हुआ भोजन है, इसमें से जल को अवशोषित कहाँ किया जाएगा, बृहदांत्र के अंदर पाए जाने वाले दीर्घरोम। यानी कि पाचित भोजन का अवशोषण तो ऊपर ही हो गया था हमारे पास शुद्धांत्र वाले पोर्शन में। अब यहाँ क्या है, जल का अवशोषण कहाँ हो रहा है, बृहदांत्र में। अब लास्ट स्टेप आ गया हमारे पास बहिक्षेपण। क्या आ गया हमारे पास, बहिक्षेपण। पहले मैं बृहदांत्र दिखा देता हूँ एक बार दोबारा। देखिएगा बेटा, अंदर की तरफ जो कुंडलित है वो तो क्या थी, शुद्धांत्र। और जो ये बाहर की तरफ दिख रही है, ये देखिए, ये सॉरी, ये वाली, मैं एक बार दोबारा बताता हूँ जहाँ से शुरू करूँ एरो। ये देख सकते हैं, ये वाली, सॉरी, ये यहाँ तक। ये हमारे पास है बृहदांत्र। बृहदांत्र, ठीक है, क्लियर। ये हमारा बृहदांत्र, इसमें होगा जल का अवशोषण। अब लास्ट स्टेप है हमारा, लास्ट स्टेप का नाम क्या है, बहिक्षेपण। बहिक्षेपण को क्या बोलते हैं, इजेशन। अब मैंने बताया भोजन का पाचन हो गया, पाचित भोजन तो कहाँ अवशोषित हो गया, शुद्धांत्र में। जल का अवशोषण कहाँ हो गया हमारे पास, बड़ी आंत में, यानी कि बृहदांत्र में। अब जल के अवशोषण के बाद बाकी क्या बचा है, अपचा हुआ भोजन या बिना पचा हुआ भोजन। जल के अवशोषण के बाद अन्य वर्ज्य पदार्थ, यानी कि बिना पचा भोजन, मल के रूप में गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और इन वर्ज्य पदार्थों को गुदा से बाहर निकालने के समय भी एक, जैसे हमारे पास शुद्धांत्र में भोजन को एंटर करना था तो कौन सी पेशी थी, अवरोधिनी पेशी। ऐसे गुदा से वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकालने के लिए भी उनकी मूवमेंट को एक पेशी नियंत्रित करते, उसे क्या बोलते हैं, गुदा अवरोधिनी पेशी। ठीक है, तो गुदा से भोजन वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकालने के लिए, बाहर निकालने की प्रक्रिया में गुदा अवरोधनी पेशी जो है वो नियंत्रण करती है। क्लियर। तो ये हमारे पास था पाचन के पांचों चरण। ठीक है, अब एक इसमें बड़ा छोटा सा टॉपिक है दंतेशरण। दंतेशरण क्या है, डेंटल कैरीज, दांतों में सुराख हो जाना या दांतों में दांत खराब हो जाना। दंतेशरण होता क्या है बेटा, जरा समझेगा। दंतेशरण या दंतशय जिसे बोलते हैं डेंटल कैरीज, यह इनेमल तथा डेंटिन के धीरे धीरे मृदु होने के कारण होता है। हमारे दांत किससे बने बेटा, इनेमल से। और इनेमल और डेंटिन, उसका जो बाहर का सरफेस है जो वाइट कलर का दिखता है वो क्या होता है, डेंटिन। तो यदि धीरे धीरे मृदु होता जाएगा, मुलायम होता जाएगा, यानी कि इसकी कठोरता कम होती जाएगी, तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, दंतेशरण। अब होता कैसे है, जब जीवाणु शर्करा पर क्रिया करके अम्ल बनाते हैं तब इनेमल मृदु हो जाता है। यदि हमारे मुंह के अंदर जीवाणु इकट्ठे होंगे, यानी कि यदि हम अपने दांतों को अच्छे से साफ नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे, जीवाणु हमारे भोजन के अंदर शर्करा, हमारा भोजन का जब पाचन हुआ तो वो किससे बन गया है, हमारे पास भोज्य पदार्थों में शर्करा था, तो वो जीवाणु क्या है, शर्करा पर क्रिया करेंगे और वहाँ क्या बनाएंगे, अम्ल बनाएंगे। और वो अम्ल क्या करेगा, इनेमल को मृदु करता जाएगा, यानी कि उसे कमजोर करता जाएगा। अनेक जीवाणु कोशिका खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों पर चिपककर दंत पलाक बना देते हैं। अब जब हमारे मुंह के अंदर जीवाणु होंगे तो जब भी हम कोई खाद्य पदार्थ खाएंगे तो वो कोशिका खाद्य कणों के साथ मिलकर, उनके साथ मिलकर दांतों पर एक परत सी बना लेंगे और उस परत को क्या बोलते हैं, दंत पलाक। और यह दंत पलाक दांतों को पूरी तरह ढक देती है। हम कहते हैं दांतों में पीलापन आ गया, तो इसी वजह से है। इसलिए अब जो लार है,
लार क्या करती है, उसमें हमारे पास हम जानते हैं लाला रस निकलता है। लाला रस जो है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, लार एमिलेज एंजाइम है। और लार एमिलेज क्या करता है, शर्करा मंड को अणुओं को किस में बदलता है, सरल शर्करा अणुओं में। इसलिए लार उत्पन्न अमल को उदासीन करने के लिए दांतों की इस तह तक पहुंच ही नहीं पाती। यानी कि लार ने क्या था, उस अमल को उदासीन करना था जो जीवाणु ने शर्करा से क्रिया करके बनाया था, अभी अपने ऊपर पढ़ा। अब वो अमल तक पहुंच ही नहीं पाएगी, यानी कि उसका उदासीनीकरण नहीं कर पाएगी और दांत बहुत तेजी से मृदु होते जाते हैं। अब यदि हम इसकी बजाय भोजन के उपरांत दांतों को ब्रश करते हैं, डेली ब्रश करते हैं, तो उससे क्या होगा, प्लाक हट जाएगा। प्लाक हट जाएगा तो जो हमारे मुंह के अंदर अमल बना होगा जीवाणु की शर्करा से विक्रिया के अनुसार जो अमल बना होगा, तो वहाँ तक लार पहुँच जाएगी और इस अमल को उदासीन कर देगी। तो यदि हम इसके बजाय भोजन के उपरांत दांतों को ब्रश करते हैं तो प्लाक हट सकता है और लार जो है जीवाणु द्वारा उत्पन्न अमल को उदासीन कर सकती है। और जब अमल उदासीन हो जाएगा तो यानी कि दांतों के अंदर इनेमल या डेंटिन का मृदुकरण नहीं होगा, यानी कि दंत शरण या दंतशय रुक जाएगा। तो इसलिए बच्चे हमें हमारे भोजन करने के बाद सुबह और शाम को तो जरूरी, अदरवाइज यदि हम 3 टाइम भोजन कर रहे हैं तो हमें तीनों टाइम भोजन के बाद क्या है, दांतों को ब्रश करना चाहिए और इससे क्या है, हमारे को दंत शरण या दंतशय से बच सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये थे हमारा टॉपिक मनुष्य में पोषण और दंत शरण या दंतशय। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है अल्टीमेट साइंस, और लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, बेस्ट विशेस, थैंक्स, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा श्वसन। ओके।